नमस्कार, मैं हूं पवन अटारिया और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। Presented by Rasoi Family Restaurant. जिला परिषद चुनाव जीतने के लिए भाजपा ने शुरू किया सघन जनसंपर्क। 32 सीटें जीतने का किया दावा। भतीजी ने अपने चाचा के घर को बनाया निशाना। सोने चांदी के आभूषण चुराकर हुई फरार। चलती बस से आभूषण चोरी। वहीं हिस्ट्री शीटर शराब तस्कर गिरफ्तार। सरकार की टेंशन बढ़ी। सीएम ने निजी चिकित्सकों के साथ की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। वहीं आपराधिक घटनाओं को रोकने के लिए डीजी ने पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश। रोजाना शहर की सड़कों पर देखने को मिल रहे हैं लंबे वाहनों के जाम। आज भी कचेरी रोड पर वाहनों का लगा जाम। और कुलियों से बातचीत कर जाना उनका हाल। वहीं जेल में बंद महिलाओं को सिखाया गुड टच बैड टच के बारे में। अब देखते हैं समाचार विस्तार से। आगामी जिला परिषद सदस्य के चुनाव में जीत दर्ज कराने के लिए बीजेपी नेताओं ने एकजुट होकर सघन जनसंपर्क शुरू कर दिया। मीडिया प्रभारी मोहित जैन ने बताया कि जिला परिषद के 32 के 32 वार्डों में बीजेपी ने एक प्रभारी और सह प्रभारी नियुक्त किया है। जैन ने बताया कि बीजेपी से जिला परिषद सदस्य का चुनाव लड़ने वाले सभी प्रत्याशियों के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन कर दिया है, जहां क्षेत्र में चुनाव प्रचार प्रसार को संचालित किया जाएगा। जनता बिजली के बिलों से परेशान है। बीजेपी के नेताओं ने जनसंपर्क करते हुए बिजली पानी के मुद्दे को उठाया है। अजमेर जिले के अंदर पंचायत राज चुनाव हो रहे हैं। पूरे जोरों शोरों से अंदर भारतीय जनता पार्टी अपना प्रचार और प्रसार कर रही है। चाहे नसीराबाद हो, ब्यावर, किशनगढ़, पुष्कर, अजमेर ग्रामीण, जितने भी हमारे पंचायत समितियां हैं, मसूदा हो, वहां पर जोरों शोरों से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, एकमुश्त होकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं और पूरी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस के राज के अंदर जिस प्रकार कोरोना काल जब अपने चरम पर था, तो उस समय जो क्षेत्रीय जनता थी, राजस्थान की जनता थी, अजमेर की जो जनता थी, उनके बिजली के बिलों के अंदर जो बढ़ोतरी हुई थी, वो बढ़ोतरी को जनता भूली नहीं है। आज भी वो बिल लोगों ने संभाल के रखे हुए हैं। जिस समय जनता की देखरेख करनी थी, उस समय पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार, उनके जनप्रतिनिधि, एमएलए, मंत्री होटलों के अंदर जाकर बाड़ाबंदी के अंदर बंद हो गए थे, जबकि उस दौरान उनको जनता की सेवा करनी चाहिए थी। कोरोना का काल जब अपने चरम पर था, भारतीय जनता पार्टी का एक एक नेता बूथ अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष तक, प्रदेश अध्यक्ष तक जमीन स्तर पर उतरकर, चाहे वो भोजन का किट हो, कोरोना से पीड़ित कई जो कोरोना योद्धा थे उनकी सेवा करने का कार्य हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने किया। कांग्रेस का एक भी नेता कोरोना काल के अंदर कहीं पर भी सड़क पर नजर नहीं आया। कांग्रेस के नेता को आप देखिए, पूरे अजमेर जिले के अंदर कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही है, या तो दिख ही नहीं रही है। ग्राउंड पर सिर्फ वो फोटो खिंचवाने के लिए जाना है। ग्राउंड पर कांग्रेस का एक भी नेता, एक भी जनप्रतिनिधि नजर नहीं आ रहा है। इससे साफ स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे मार्जिन से ये चुनाव जीतने जा रही है।
अजमेर के रामगंज थाना इलाके में चंद्रवरदाई नगर में भतीजी ने अपने चाचा के यहां चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए 5 लाख रुपए से ज्यादा के आभूषण चुरा लिए। मकान मालिक सुनील विश्वा ने बताया कि 2 दिन पहले वे किसी काम से बाहर गए हुए थे और उनके बड़े भाई की बेटी गुंजन यहीं पर थी, जो कि अलमारी में पड़े सारे गहने लेकर फरार हो गई। पीड़ित सुनील विश्वा ने मामले को लेकर पुलिस में मामला दर्ज कराया है, जिस पर पुलिस जांच कर रही है। मेरे रिटायरमेंट में हमारी बच्चियां आई थी और 30 तारीख को मेरा रिटायरमेंट था, सितंबर को। तो बुलाया था, हमने आए थे। वो गुंजन नाम की एक लड़की है, वो यहाँ आई थी, 2-3 बार आई है। हमारी भतीजी, भाई साहब की बच्ची है भतीजी। हम लोग यहाँ थे, ये मिसेज अकेली थी और वो थी घर पे। हम लोग तो सब चले गए थे बाजार कोई काम से। ये बच्चे ऑफिस जाते ही हैं, बहू ऑफिस जाती है, छोटा वाला भी ऑफिस जाता है। इस बीच में उसने हाथ सफाई कर दी। पहले भी वो वहाँ करके आई है अपने ससुराल में, अपने माँ बाप के भी, अपने ससुराल में भी करके आई है। और इस लॉकर में, इस अलमारी में ही सब सामान रहता था, जेवर हमारे। क्या क्या था सर? 2 हार, 4 टॉप्स, 5 अंगूठी, 2 टीके, 1 नथ। कितने का माल होगा लगभग? और भाई साहब अंदाजन मेरे ख्याल 5-7 लाख से भी ऊपर का होगा। कहाँ पर मकान आपका? मकान यही है ना, चंद्रवरदाई नगर। रिपोर्ट कराई आपने? जी हाँ। कौन थाने में? रामगंज थाने में। नाम से रिपोर्ट कराई? जी हाँ। कौन है, किस पर शक है? गुंजन पे। गुंजन क्या लगती है आपको? हमारे भाई साहब की बच्ची है। फिर से एक बड़ी खबर आ रही है। चलती बस से एक यात्री के सोने चांदी के आभूषण, जिनकी कीमत 10 लाख रुपए है, अज्ञात व्यक्ति ने चलती बस से चुरा लिए हैं। पीड़ित सिविल लाइन थाने पहुंचा है अपनी शिकायत दर्ज कराने। तो आइए हम आपको दिखाते हैं लाइव दृश्य। जी हाँ, देखिए, जिस प्रकार से हम आपको बता दें, गोटन निवासी मूल सिंह है, जो अपने परिवार के साथ गोटन से बेंगलोर के लिए बस में बैठा था। पीड़ित मूल सिंह ने जानकारी दी है कि वह अपने परिवार के साथ गोटन से बस में बैठा था और चलती बस से अज्ञात शातिर ने उनके बैग में रखे 7 तोले का सोने का हार। जी दर्शकों, मैं बता दूं आपको, 7 तोले सोने का हार और उसमें सोने की चूड़ियां भी थी और साथ ही आधा किलो चांदी भी थी और नगद राशि 30,000 रुपए उसके बैग में रखी थी, जो चोर चुरा कर फरार हो गए हैं। पीड़ित मूल सिंह के अनुसार शातिर चोरों ने कब चोरी की वारदात को अंजाम दिया, किसी को पता नहीं चल पाया। बहरहाल पीड़ित मूल सिंह बस स्टैंड स्थित पीड़ित युवक ने सिविल लाइन थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ चोरी की शिकायत दर्ज कराई है। जी, जिस प्रकार से आप वीडियो में देख रहे हैं, पुलिस के पास पीड़ित परिवार पहुंचा है और पूरी घटना की जानकारी दे रहे हैं। लगातार शहर में हो रही ऐसी वारदातों से चोरों के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। मैं गोटन से आ रहा था, तभी ये गाड़ी खड़ी है पास में। मैं से बैठा, वो गाड़ी चेंज कर ली गोटन वाली, बाद में इसमें बैठा मेड़ता से। फिर बाद में एक ड्रोर के पास रखा था, वो ड्रोर के पास में रखा चोरी हो गया हमारा। अंदर से चोरी हुआ, बाहर आपने सामान उतारा था? नहीं सर, अजमेर में कहाँ पहुँचे थे? अजमेर में इस तोराई पे ही पहुँचा था। अच्छा, ठीक है। हाँ, उतारने के बाद बैग देखा तो बैग फटा मिला। जब तक ये गाड़ी चली गई, बाद में पुलिस वाले पकड़ के लाए इनको वापस। आपको क्या लगता है, अपने सामान में उससे बस से नीचे नहीं उतारा? कब? जब आप यहाँ से आएंगे ना अजमेर, हाँ, तब तो उतार लिया था। उसमें वो बैग वहीं था या नहीं बस में? हाँ, वो जगह चेंज थी, बैग के ऊपर मिला। बैग पहले नीचे रखा था, हाँ। फिर बाद में ड्रोर के पास ऊपर वाली सीट में। तो आपको क्या लगता है? कौन? मतलब आपका बैग कहाँ चोरी हुआ? आपको क्या लगता है, बस में चोरी हुआ या बाहर? नहीं, बस में ही हो सर। बस में हुआ? बिल्कुल बस में। कितने का क्या था उसमें? 7 तोले का गले का था सोने का, 30,000 रुपया नकन था, 2 छड़े की जोड़ी पाइजे। टोटल कितने ना बात चली?
10 तोला सोना साहब, 20 तोला चांदी, 30,000 नकद। किस लिए लेके जा रहे थे? शादी में जा रहे थे साहब। हाँ। कहाँ पर जा रहे थे सर? बेंगलोर जा रहे थे शादी। अब आप FIR करवा रहे हैं? हम देखते हैं साहब क्या कहते हैं। यहाँ लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के आगे हिस्ट्री शीटर शराब तस्कर गिरफ्तार। एक बार फिर स्वागत है। देखते हैं कुछ और खबरें। अलवरगेट थाना पुलिस ने आज अवैध शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हिस्ट्री शीटर कुमार मोहल्ला निवासी भोला उर्फ भोले शंकर को 138 देशी शराब के पौवे सहित गिरफ्तार किया है। अलवरगेट थाना प्रभारी सुनीता गुर्जर ने बताया कि शराब तस्कर भोला उर्फ भोले शंकर के खिलाफ पूर्व में भी अवैध शराब और मारपीट सहित कई मुकदमे दर्ज हैं। सर्दी के मौसम में कोरोना मरीजों के बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर सरकार की टेंशन बढ़ा दी है। कोरोना संक्रमण को लेकर लगातार अधिकारियों के साथ फीडबैक बैठकों के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज निजी अस्पताल संचालकों और निजी चिकित्सकों के साथ संवाद कर उनसे सहयोग की अपील की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज 12 बजे सीएम आवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चिकित्सकों से संवाद किया। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में प्रदेश भर के निजी अस्पताल संचालक और चिकित्सक जुड़े और कोरोना की रोकथाम को लेकर अपने सुझाव मुख्यमंत्री को दिए। वीसी के दौरान मुख्यमंत्री कोविड मरीजों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने के साथ साथ सरकार की ओर से जारी की गई गाइडलाइन की पालना कराने की अपील भी की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में संभागीय आयुक्त और तमाम जिलों के कलेक्टर भी जुड़े। अभी कोविड-19 में निजी क्षेत्र के हॉस्पिटल्स का सहयोग कैसे मिले और उनकी अभी तक क्या भूमिका रही उसके लिए वीसी ली, जिसमें अजमेर शहर के भी निजी हॉस्पिटल्स हैं वो भी कोविड का इलाज कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं उसके बारे में सीएम साहब ने चर्चा की। सबसे ऑलरेडी ऐसा देखा जाए कि प्राइवेट हॉस्पिटल नॉर्मल पेशेंट्स को तो रख लेते हैं पर जैसे क्रिटिकल होते हैं वो रेफ़र कर देते हैं, तो ये अपेक्षा है कि वो क्रिटिकल पेशेंट को भी संभालें कि किसी भी पेशेंट को मिडल ऑफ द डिजीज पे रेफर न करें। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर आज पुलिस महानिदेशक मुकेश लाठर ने सभी जिला मुख्यालय से जुड़े पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर चर्चा की। इस वीसी में अजमेर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया, एसपी कुंवर राष्ट्रदीप सिंह सहित बड़े अधिकारी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में पुलिस महानिदेशक लाठर ने पुलिस अधिकारियों को अपने अपने जिलों में कानून व्यवस्था बनाए रखने और अपराध की रोकथाम को लेकर विचार विमर्श किया। वहीं अजमेर रेंज आईजी हवा सिंह घुमरिया ने रेंज की कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस महानिदेशक मुकेश लाठर को जानकारी दी। दिया हुआ है कंसेशन कि एक दिन आपका, क्योंकि आजकल एडिशनल एसपी सभी जगह है, एक दिन फ्राइडे या मंडे में से एक दिन तो एडिशनल एसपी जा सकता में जाब्ता होने की वजह से परेड नहीं की गई। परेड की तो बात ही नहीं है ना भाई, आप लोगों को विजिट करना है, परेड हो या नहीं है हेडक्वार्टर पर, आपको लाइन में जाना ही है। आपके जाने से वहां आपका मैच का राउंड होगा, आपके पूरे कैंपस का। स्मार्ट सिटी परियोजना में बनाए जा रहे एलिवेटेड रोड के निर्माण के दौरान गांधी भवन चौराहे से इंडिया मोटर सर्किल तक आए दिन वाहन का लंबा जाम लग जाता है। जाम से नाराज कचेरी रोड के व्यापारियों ने स्वामी न्यूज को बताया कि एलिवेटेड रोड के पिलर के आसपास लोग अपने 4 पहिया वाहन को खड़ा कर चले जाते हैं, जिससे ट्रैफिक जाम हो जाता है। कल भी ट्रैफिक सीओ को व्यापारियों ने शिकायत दर्ज कराई, मगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि आज बड़ी संख्या में 4 पहिया वाहन और 2 पहिया वाहनों का जाम लग गया, जिससे व्यापारियों को व्यापार करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ा। हम कचहरी रोड के व्यापारी नरकीय जीवन जी रहे हैं साहब। जब से लॉकडाउन खुला है हमारी दिवाली काली दिवाली गई। दिवाली में कोई धंधा हमारा नहीं हुआ। पिछली दिवाली में भी यही हाल था, इस दिवाली में भी यही हाल है। वजह ये साहब, आए दिन रोड जाम हो रहा है, धंधा कैसे होगा, ग्राहक कैसे आएगा,
ग्राहक नहीं आएगा, धंधा नहीं आएगा, बिल्कुल इतना जाम रहता, बुरी तरह से जाम। और जाम की वजह ये है कि साहब आप देखो, हाथ ठेले को अलाउ कर रहे हैं और एम्बुलेंस को अलाउ कर रहे हैं। आप मेरे को बताओ, मरीज का एम्बुलेंस अगर यहाँ फंस जाएगा बीच में तो मरीज बचेगा कैसे? आप एम्बुलेंस को यहाँ से क्यों अलाउ करते हो? एम्बुलेंस को पीछे से निकालो ना भाई साहब, यहाँ से एम्बुलेंस आ जाएगी। कल तो वॉल्वो को पता नहीं कैसे वॉल्वो बस आ गई एक, जबकि बस वाले को मना कर रहे हैं भाई साहब आगे जगह नहीं है, आप पीछे लो। वॉल्वो आ गई और उसको ग्राहक आएगा नहीं ना, ग्राहक कैसे आएगा? पूरी तरह जाम में फंसे हुए, धूल मिट्टी और धक्कड़। हमारा तो साला ऐसा लगता है दमे की बीमारी हो गई है, साली दमे की बीमारी हो गई हमारे को, सांस फूलने लग गई। सारा दिन एक तो मास्क लगा के रखें, ऊपर से ये धूल धक्कड़ परेशानी, रोड जाम। क्या नरकीय जीवन जी रहे हम हिंदुस्तान में रह के, हैं? ये अशोक गहलोत की सरकार परेशान कर दिया हमारे को भाई साहब। काम फटाफट नहीं कराते हैं और जाम में हाथ ठेले आ रहे हैं। हाथ ठेले क्यों आ रहे हैं साहब बीच में? हाथ ठेले बीच में ला रहे हैं, लोडिंग टेम्पू बीच में ला रहे हैं, धीरे धीरे टुकर 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 हमको परेशान कर दिया साहब। बात ये, मेरा नाम किशोर टेकवानी, सचिव कचहरी रोड व्यापारी एसोसिएशन। परेशानी का अंबार लगा हुआ है कचहरी रोड। कचहरी रोड के व्यापारी बहुत अति के अंदर परेशान है। उसका कारण ये कि पहले तो उन्होंने रोड दोनों तरफ से बंद कर रखा था, जिस वजह से ग्राहकी नहीं हो रही थी, और अब रोड पे बैरिकेड्स हटा के रोड खोल दिया गया है। लेकिन खोला इस तरह से है कि यहाँ पे कोई ट्रैफिक पुलिस के द्वारा व्यवस्था नहीं है। कल भी व्यापार महासंघ का एक शिष्टमंडल अपने जो सीओ साउथ जो सीओ ट्रैफिक है उनसे मुलाकात करके आया और उनसे निवेदन किया कि काफ़ी ग्राहक अपना 4 व्हीलर लेकर आते हैं और पिलर के बीच में एक डिवाइडर समझ के उसको लगा दिया जाता है, जिससे जाम की स्थिति बन जाती है। कल डिप्टी साहब को भी निवेदन किया गया कि आपका ट्रैफिक का सिपाही यहाँ पे डेप्यूट करे, जो ट्रैफिक को टाइम टाइम कंट्रोल करता रहे। ये 4 व्हीलर बीच में लगने से कोई भी वाहन का आगमन नहीं हो पाता है, और जब ग्राहक हमारे यहाँ आगे गाड़ी लगाता है तो पीछे जाम की स्थिति के अंदर वो ग्राहक वापस आगे निकल जाता है। तो दुकानदारों की समस्या ये है कि उनकी ग्राहकी बिल्कुल नहीं हो पाती है। क्या और किस तरह से अभी जो काम हो गया फिर भी वो हटाए नहीं जा रहे? काम इन्होंने अपना लगभग कचहरी रोड पे पूर्ण कर लिया है, बट ये जो इनके साइड के पिलर्स लगे हुए हैं 21 दिन का इनका टाइम होता लगाने का, एक महीना बीत जाने के बाद भी उसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। अगर वो टाइम से हटा दिए जाएँ साइड के पिलर्स, सपोर्टिंग पिलर्स, तो आवागमन जो है बिल्कुल ईजिली में हो जाएगा। मेन स्टेशन रोड से कचहरी रोड है, ये मेन अजमेर शहर के हृदय सम्राट जो कहा जाता है, उसी पे देखिए सर आप जाम। आप ये देखिए अभी मेरे सामने एक एम्बुलेंस फंसी, उसको काफ़ी मशक्क़त से निकालनी पड़ी। मेरा प्रशासन से, ट्रैफिक प्रशासन से यही कहना है कि या तो ये रोड है, इस पर जो ओवरलोडिंग वाहन है, टेम्पो है, ऑटो है, जो चौपहिया वाहन है, उनको कहीं और डाइवर्ट करे, क्योंकि जब तक ब्रिज नहीं बनता तब तक तो ये समस्या बनी रहेगी। आप खुद ही देख लीजिए क्या हालत हो रही है। आप और टेम्पो जा रहे हैं, ओवरलोडिंग जा रहे हैं, कारें निकल रही है, तो जो एम्बुलेंस से छोटी छोटी गाड़ियाँ तो पता नहीं जाम लगना ही है। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है कि जब तक ये ब्रिज तैयार नहीं होता है, जब तक यहाँ पर ट्रैफिक व्यवस्था की पूरी व्यवस्था करे ट्रैफिक पुलिस की, और जो भी ओवरलोडिंग वाहन है, बड़े वाहन है, उनको रोके, उनको कहीं और से डाइवर्ट करे, तब जाकर के जाम की। अनाया फाउंडेशन, जिला प्रशासन और आरपीएफ, जीआरपीएफ पुलिस के संयुक्त तत्वाधान में आज रेलवे स्टेशन परिसर में कुलियों और वेंडर से बातचीत कर उनके जीवन में आ रही परेशानियों के संदर्भ में उनसे जानकारी ली। अनन्या फाउंडेशन की नितिशा शर्मा ने बताया कि यह संस्था पिछले कई दिनों से इस प्रकार के आयोजन कर रही है। आज कुलियों और वेंडर से अंताक्षरी के माध्यम से उनके घर परिवार में आने वाली समस्याओं की जानकारी ली। साथ ही कार्यक्रम में शामिल होने वाले लोगों को सम्मानित भी किया गया। अजमेर जिला प्रशासन, अजमेर पुलिस, इनाया फाउंडेशन, गोविंद देव जी ट्रस्ट की तरफ से कार्यक्रम किया गया। समस्त पर्च की चुप्पी तोड़ो एक आवाज़ कैंपेन चलाया जा रहा है अजमेर जिला पुलिस की तरफ से। इस कार्यक्रम में हम यही बता रहे हैं, नैतिक मूल्यों के ऊपर बातचीत हुई है हमारी वो कुलियों के साथ, जिसके अंदर हम लोग बताना चाह रहे हैं कि जो धाराएं हैं, जो सेक्शंस हैं, और जो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098, उसके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग अवगत करा रहे हैं। और जिसके ऊपर ये है कि आप जहाँ भी जाएं कैसे अपने बच्चे और परिवार सुरक्षित रहें। इसके लिए अजमेर जिला प्रशासन का हम लोग तहे दिल से शुक्रिया करना चाहते हैं कि उन्होंने पहल करी, उन्होंने कुल इस संवेदनशील विषय को इतनी गहराई से समझा, और मेरे ख्याल से भारतवर्ष में पहला ही ऐसा जंक्शन है जहाँ पर इसके ऊपर ऐसे कार्यक्रम किया गया है। तो यहाँ पर किस तरह से कार्यक्रम करा है रेलवे स्टेशन? हाँ जी, यहाँ पर जो कुलीज़ हैं, जो वेंडर्स हैं, उन सबको शामिल किया गया था हमारे एज ए पार्टिसिपेंट्स, और हम लोग को पीपीटी प्रेजेंटेशन के जरिए हम लोगों ने यहाँ पर क्वेश्चन आंसर सेशंस हैं, अंताक्षरी के जरिए हम लोगों ने उनसे बातचीत करी,
उनसे इंटरेक्शन करा, उनसे पूछने की कोशिश करी क्या क्या परेशानियाँ आती हैं और उन परेशानियों का समाधान क्या होने चाहिए। उनको सम्मानित भी करा गया? बिल्कुल, उनको हम लोगों ने GTPT मग, GTPT टी-शर्ट्स, मेडल्स, ट्रॉफीज़ और किताबों के साथ हमने सम्मान किया। और हमने कार्यक्रम झालावाड़ से शुरुआत करी थी डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी सर के अंडर, जो अब नागौर के DM साहब हैं, उन्हीं की शुरुआत है, उन्हीं का ही नवाचार है। अजमेर में कितने दिन तक चलेगा? जी, अजमेर में हम लोग 9 जिले 9 डिस्ट्रिक्ट्स करने वाले हैं जहाँ पर ये कार्यक्रम है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे जेल में बंद महिलाओं को सिखाया गुड टच बैड टच के बारे में। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। महिला जेल में महिला सुरक्षा को लेकर अनाया फाउंडेशन और जेल प्रशासन द्वारा शुक्रवार को महिला सुरक्षा संबंधी गुड टच बैड टच के विषय में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला की जानकारी देते हुए जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी ने बताया कि समाज में फैली बुराई मनोवृत्ति को खत्म करने के लिए इस कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में महिलाओं और बच्चियों को गुड टच बैड टच की जानकारी दी गई। यहाँ पे जो महिला बंदी हैं उनका अनाया फाउंडेशन की ओर से गुड टच बैड टच का एक प्रोग्राम होता है, जिसके अंदर जो समाज के अंदर जो एक बुराई है, एक मानसिक बुराई है, उस मानसिक बुराई को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से अनाया फाउंडेशन के द्वारा आज जो महिला बंदी है इनके सामने प्रस्तुत किया जा रहा है। क्या चीज़ बताई जाएगी? ये बेसिकली बताएंगे कि ये जो समाज के अंदर एक विकृति है, जो एक मनोवृत्ति के रूप में है, उस मनोवृत्ति का जो शिकार होता है वो कौन व्यक्ति होता है, कैसे होता है और उससे कैसे निजात पाई जा सकती है और उसकी कानूनी सलाह क्या है, ये सारी चीज़ें ये लोग हम लोगों को डिलीवर्ड कर रहे हैं। अजमेर में बढ़ते कोरोना केस के बाद अब बस स्टैंड पर रोडवेज प्रशासन ने भी सख्ती दिखाना शुरू कर दिया। रोडवेज अधिकारियों ने यात्रियों से मास्क लगाने की समझाइश की और नहीं मानने पर चालान काटे। बस स्टैंड स्थित दुकानों पर रोडवेज कर्मचारियों ने कार्रवाई की और दुकानदार ने मास्क नहीं लगा रखा था उनकी रसीदें काटी, साथ ही हिदायत दी। रोडवेज अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान अब आगे भी लगातार जारी रहेगा। हाँ, अभी राजस्थान में भी कोरोना के काफ़ी ज़्यादा केसेस आ रहे हैं। इसको मद्देनज़र देखते हुए बस स्टैंड पे स्क्रीनिंग भी लगातार चालू है। उसके अलावा बार बार राउंड लगा के सभी पैसेंजर्स को मास्क लगाने के लिए पाबंद किया जा रहा है और चालान भी काटे जा रहे हैं और उन्हें मौखिक रूप से भी पाबंद किया जा रहा है। लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहे हैं मास्क लगाने के लिए, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए हमारी तरफ से पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। हाँ, धूम्रपान की भी रसीदें काटी जा रही है। जो यहाँ पे बस स्टैंड पे धूम्रपान कर रहे हैं ओपन, उनकी रसीदें काट रहे हैं। ये अभियान चलता रहेगा? बिल्कुल, ये अभियान चलता है। चलता है उनका भी चालान काटा जाएगा? नहीं, स्टाफ की तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर स्टाफ पालन करेगा तो पैसेंजर्स को भी उनको देख के अपने आप में ये लगे महसूस होगा कि हमें भी ये पालना करनी चाहिए, तो वो भी ज़्यादा जिम्मेदार है। स्टाफ भी अगर इसके अवहेलना करते हैं तो उनके भी बाकायदा चालान काटे जाए। बढ़ते कोरोना संक्रमण के बाद राज्य सरकार की ओर से अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेला 2020 को निरस्त किया जा चुका है। इसके बावजूद पुष्कर में दीपावली के त्यौहार के बाद जिस तरह से धीरे धीरे श्रद्धालुओं की, पशुपालकों की भीड़ बढ़ने लगी और कल जिस तरह से पशुपालक जानकारी के अभाव में अपने पशु लेकर आ गए और जिस तरह से श्रद्धालुओं की भीड़ बढ़ी, उससे पुलिस और प्रशासन की चिंताएं बढ़ने लगी। आज
जो पुलिस के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक किशन सिंह भाटी और उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन और नगरपालिका के आला अधिकारियों ने पुष्कर के बाजारों का, पुष्कर के मेला क्षेत्र का जायजा लिया है और जितने भी जो तमाम अस्थायी दुकानें थी, अस्थायी अतिक्रमण थे, उनको हटाया गया है। दुकानदारों, श्रद्धालुओं, पुरोहितों से समझाइश की गई है कि सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और किसी भी सूरत में बिना मास्क के बाहर नहीं आए। पुलिस और प्रशासन की तमाम ये जो कवायद है वो भीड़ रोकने को लेकर है। उपखंड अधिकारी दिलीप सिंह राठौड़ ने लोगों से अपील की है, पशुपालकों से अपील की है कि पुष्कर मेला निरस्त हो चुका है, किसी के बहकाव में आकर आप पुष्कर मेले में आकर अपना समय, अपना धन और अपनी एनर्जी नष्ट नहीं करें। वहीं उन्होंने धार्मिक मेले में आने वाले लोगों से भी अपील की है कि जान है तो जान है, इसलिए इस साल आप बहुत ज़रूरी काम हो तो ही पुष्कर मेले में आए। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि बढ़ती भीड़ की आहट ने प्रशासन की चिंताएं बढ़ा दी है और प्रशासन पूरी तरह से हरकत में आ गया है। प्रशासन और पुलिस के जितने भी महकमे हैं, उन सब की एक ही कोशिश है कि किस तरह से पुष्कर मेले में आने वाली भीड़ को रोका जाए। पुष्कर से दिलीप नागौर के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। ये स्पष्ट है कि इस बार पुष्कर मेला कोविड के कारण राज्य सरकार ने उसको निरस्त कर दिया गया है। उसके बावजूद भी कुछ जो श्रद्धालु है जो स्नान करने के लिए कार्तिक मास में आते हैं, वो प्राय कई वर्षों से आते रहते हैं, श्रद्धाएँ हैं उनकी, ये ज़रूर आ रहे हैं। फिर भी उनके ऊपर भी ये नियंत्रण रखा गया है कि जो कोविड के नियम हैं वगैरह उनकी पालना करें, निर्देशित किया जा रहा है, समझाया जा रहा है। और हमारी प्रशासन की यही प्रयास है कि कम से कम लोग हैं और जो कोरोना कोविड के जो नियम हैं उनकी पालना हो और उस नियमों के अंतर्गत यदि कोई स्नान करना चाहे, ब्रह्मा जी के दर्शन करना चाहे तो कर सकते हैं। क्या सर भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया गया था? हाँ, ये बात सही है कि हालांकि जो पूर्व में मेले भरते थे उसकी तुलना में तो बहुत कम भीड़ आएगी। उसके बावजूद भी कोई श्रद्धालु भक्त आते हैं, उनकी व्यवस्था हो, कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी हो, व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए अतिरिक्त जाब्ते की। देखिए, आधिकारिक रूप से पुष्कर मेला 2020 के निरस्तीकरण की घोषणा हो चुकी है और इसका हम व्यापक प्रचार प्रसार भी आप लोगों के माध्यम से करते आ रहे हैं। अभी आज की डेट में कोई पशु नहीं आ रहे हैं, न कोई पशुपालक वहाँ पे पाए गए। हमने मेला ग्राउंड का और उसके आसपास के इलाकों का भी दौरा किया। यद्यपि कल कुछ अनभिज्ञ पशुपालक अपने कुछ पशुओं के साथ में आ गए थे, उनको समझाइश करके रवाना कर दिया गया था। और आप लोगों के माध्यम से ये सभी लोगों से अपील है कि इस बार कोरोना संक्रमण के चलते सरकार ने ये बड़ा फैसला लिया है, तो हम सभी को सरकार के इस फैसले की पालना करनी है और अनावश्यक रूप से किसी जोखिम में ना आकर आप अपने घर से या कहीं और उचित समझे वहीं से आप पूजा करें। जो कार्तिक स्नान है उसमें भी हमारी रिक्वेस्ट यही रहेगी कि आप लोग यहाँ न आएँ, क्योंकि अभी कोरोना बहुत भयानक रूप ले रहा है और बहुत ही ज़्यादा संक्रमण फैल रहा है। तो हमारी विनती यही रहेगी कि अनावश्यक रूप से आप अपनी जान जोखिम में नहीं डालें, अपने परिवार वालों की जान जोखिम में नहीं डालें। और जैसा कि कहा जाता है कि जान है तो जहान है, यदि हम जिंदा रहेंगे तो जो हमारे त्यौहार है, जो हमारे फेस्टिवल हैं और जो हमारी जो स्नान ध्यान है बाद में भी होता है। थैंक यू। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे द्वि पुष्कर योग शनिवार को। एक बार फिर स्वागत है, देखते हैं कुछ और खबरें। कार्तिक का पावन माह चल रहा है और ऐसे में कल जो है द्विपुष्कर योग है, विशेष योग है। इसी विशेष दुर्लभ योग में जो कुछ धर्म पुण्य दान पुण्य किया जाता है उसका दोगुना फल मिलता है, ऐसा कहना है शास्त्रों का। हमारे बीच पंडित कैलाशनाथ दादी मौजूद है, उनसे जानते हैं कि द्विपुष्कर योग का क्या अर्थ है और कब इसका अनुसार। कार्तिक शुक्ला सप्तमी शनिवार और धनिष्ठा नक्षत्र 21 नवंबर सन 2020 को आ रहा है। निर्णय सागर पंचांग, विश्व विजय पंचांग, चंड मार्तंड पंचांग, भास्कर पंचांग, श्रीधरी पंचांग और श्री वल्लभ मणिप्रांग पंचांग, सब पंचांगों ने ये लिखा हुआ है कि द्विपुष्कर नाम का योग कल बन रहा है। इस द्विपुष्कर योग में ऐसा शास्त्र बताते हैं कि तीर्थराज पुष्कर जैसे महान तीर्थ में जहाँ ब्रह्म सावित्री और ब्रह्म गायत्री विराजमान है, जहाँ कार्तिक का महीना चल रहा है जो धर्म का महीना है, इसमें पुष्कर राज में स्नान करने से, दान करने से, धर्म करने से, हवन और यज्ञ करने से, नारायण मंत्र का जाप करने से, विष्णु मंत्र का जाप करने से अक्षय कोटि गुना फल लिखा है। ऐसा लिखते हैं, पंचांग बताता है कि जब दूज होती है, सप्तमी होती है और बारस होती है,
रविवार, मंगलवार और शनिवार होता है और नक्षत्र चित्रा, मृगशिरा और धनिष्ठा होता है। जब ऐसे योग बनते हैं जो योग कल बन रहा है, और इस योग में हवन पूजन करना, पुष्कर राज में स्नान करना और ऐसे नारायण मंत्रों का जाप करना, गऊ की पूजन करना, वृक्षों को लगाना और कोरोना जैसे वायरस संक्रमण जो पूरे देश और विदेश में जो रोग फैल रहा है उसको दूर करने के लिए कल द्विपुष्कर योग में दान, पुण्य और धर्म करना चाहिए, जिससे जनमानस को और विश्व में और भारत में सुख समृद्धि होगी, ऐसा शास्त्र बताता है। अगला द्विपुष्कर योग कब है और क्या है? अगला द्विपुष्कर योग 1 दिसंबर सन 2020 को पुनः आएगा। वह भी योग संयोग कार्तिक मास में बन रहा है। इसका पुण्य फल लोगों को लेना चाहिए। तो ये थे पंडित कैलाशनाथ आदित्य, जो कि द्विपुष्कर योग के महत्व पर प्रकाश डाल रहे थे और बता रहे थे कि जब पूरा देश और दुनिया कोरोना रूपी इस आपदा का सामना कर रहा है, तो ऐसे में द्विपुष्कर योग में धार्मिक अनुष्ठान, पूजा और प्रार्थना करने से दुगना फल मिलता है। पुष्कर से दिलीप नागरक के साथ सीताराम पाराशर, स्वामी न्यूज़। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने आज क्षेत्रपाल अस्पताल में दिया जा रहा धरना समाप्त कर दिया। धरना समाप्त होने के बाद भी कोई निर्णय नहीं निकल सका। पदाधिकारी कीर्ति पाठक ने बताया कि 83 वर्षीय कोरोना मरीज को वेंटिलेटर पर नहीं रखना और इलाज में लापरवाही करने के खिलाफ क्षेत्रपाल अस्पताल में धरना दिया गया था। आज धरना समाप्त कर दिया गया, मगर धरने के पीछे जो मूल उद्देश्य था वह नहीं निकल पाया। आप लोगों को जैसे पता होगा, हमने आपके सामने पहले भी ये वो करा था, बताया था कि अपने मिस्टर चौहान, मोतीलाल जी चौहान नाम के एक व्यक्ति जो 85 या 83 वर्षीय व्यक्ति, जिनका उस टाइम पे ऑक्सीजन जो लेवल था, जो सैचुरेशन था वो 85% था, उनको रात को 1:30 बजे इस अस्पताल ने बोला कि या तो आप जयपुर शिफ्ट होइए या JLN जाइए। उनको रेफ़र किया गया। तो उस टाइम पर रात को मेरे को ही फ़ोन आया और बोला गया कि एक व्यक्ति को यहाँ से भेजा जा रहा है, लेकिन वहाँ बेड नहीं दे रहे। मतलब बोला ये जा रहा था कि JLN की गलती है। तो वहाँ पर ठीक है, मैंने JLN में फ़ोन किया, डेफिनेटली गलती थी, किसी ने फ़ोन नहीं उठाया, यहाँ तक कि उनके सुपरिटेंडेंट ने फ़ोन नहीं उठाया, उनके इमरजेंसी वार्ड में फ़ोन नहीं उठाया गया, उनके जो ट्रीटिंग डॉक्टर थे उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया, डॉक्टर सामरिया, तो इन लोगों ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने कलेक्टर साहब को फ़ोन करने की कोशिश करी, उनके रेजिडेंस का नंबर लिया किसी तरह से पुलिस से, तो वहाँ पर भी फ्रैंकली फ़ोन लगा ही नहीं। ये रात को 1:30 से 2 बजे के बीच का सिनारियो मैं आपको बता रही हूँ। ट्वीट किया जिसके अंदर CMO को और इनको टैग किया, रघु शर्मा जी को। खैर सवेरे 4 बजे उन साहब को वहाँ पर बेड मिल गया। मज़ेदार बात यह है कि ये लोग बोल रहे हैं कि इनके पास वेंटिलेटर अवेलेबल नहीं था, जब उस व्यक्ति को आज तक जब वहाँ रखा जा रहा है JLN में, उसको वेंटिलेटर पर नहीं रखा गया है, उसको ऑक्सीजन ही दिया गया है। और वो ऑक्सीजन देने के बाद 95 से 97% उनका ब्लड सैचुरेशन, जो ऑक्सीजन सैचुरेशन है, वो आ गया है। इसका मतलब या तो यहाँ के डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट करना नहीं आता, उनको ये पता नहीं है कि कब वेंटिलेटर की ज़रूरत है। और कल रात को मज़ेदार बात यह है कि इनके स्वयं के जो प्रबंधन के व्यक्ति हैं, अरुण क्षेत्रपाल जी ने ये बात बोली कि हमें अपने पर विश्वास नहीं था कि हम ठीक से इसको ट्रीट कर पाएंगे या नहीं। आम आदमी पार्टी ये बोलती है अगर आपको नहीं आता ट्रीटमेंट करना तो लोगों की जेबें ढीली करनी बंद करें। इन लोगों से इतना पैसा आप लोग लेते हैं और उसके बाद रात को 1:30 बजे एक बुजुर्ग को, 80+ वर्षीय बुजुर्ग को अगर आप निकलने के लिए बोलते हैं, तो ये आप लोगों की संवेदनहीनता दिखाता है कि आप इतना बड़ा अस्पताल चलाने वाले लोगों से इतना पैसा लेने वाले, लोगों को लूटने वाले, अगर आप इसी तरीके से बिहेव करेंगे और रात को 1:30 बजे एक बुजुर्ग को छोड़ेंगे तो लानत है आप पर। एक बात क्या रिजल्ट निकला? धरना खत्म इसलिए किया कि हम अब बाहर आ चुके हैं, वो वापस हमारे को अंदर नहीं जाने देंगे। रिजल्ट क्या निकला? जो आप रिजल्ट 36 घंटे तक भूख हड़ताल करी, यहाँ बैठ के इनके लिए धरना दिया, उसका रिजल्ट क्या निकला? देखिए, रिजल्ट तो यही है कि लोगों को जागृति हुई, आप लोग आए, आप लोगों को पता चला, आपके थ्रू लोगों को पता चला। बीजेपी और कांग्रेस वाले कहाँ बैठे हुए जो? देखिए, अब ये मुझे नहीं पता, ये तो बीजेपी और कांग्रेस से पूछना पड़ेगा। इसके अलावा भी तो रोज हजारों केस, मैं आपको वही साइट कर रही हूँ। क्यों नहीं आप लोग करवा रहे? हम वही कर रहे हैं, आगे पूरी बात आप ना एक केस को लेके एक दिन बैठे ना। दूसरा केस पता चला कि एक छोटा सा बच्चा, मेरे पास वो वीडियो है, आपके ग्रुप में डाला जाएगा, एक छोटा सा बच्चा, उसको मामूली चोट आई थी। मैडम रोज आपके तो भैया वही कर रहे हैं,
वहाँ आप उपलब्ध थोड़ी ना होते हो हमेशा। अब वही आगे मेरी आगे बात सुन लीजिए, मेरी आगे बात सुन लीजिए, हम क्या कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने इन सब चीज़ों पर संज्ञान लिया है। हमने अभी 11 तारीख को माननीय अशोक गहलोत जी को एक चिट्ठी लिखी थी कि अगर आप हमारी इस मांग पर, जो हम एक चाह रहे हैं कि एक समिति बिठाई जाए और वहाँ के प्रबंधन को देखा जाए, अगर आप इस चीज़ को पूरा नहीं करते तो आम आदमी पार्टी एजिटेट करेगी। तो इस संडे से हमारा एजिटेशन चालू है, लेकिन आप भी जानते हैं हम एजिटेशन नेगेटिव नहीं करते, हम तोड़ फोड़ चीख पुकार ये नहीं करेंगे। आप देखिएगा एक नए प्रकार का एजिटेशन आपको संडे से चालू मिलेगा जो जेएलएन की व्यवस्थाएं सुधारेगा। अभी जो केस पेपर आप इनसे मांग रहे हैं वो मिले आपको? नहीं, उन्होंने साफ डिनाई कर दिया है। उन्होंने बोला कि आप सीधे जाइए, जो प्रबंधन सरकार की बात को नहीं मानता है, जब सरकार ने बोला कि 20% आपको अपने वेंटिलेटर्स और बेड्स रखने हैं, इसके खिलाफ क्या एक्शन लेने वाले हैं? सुनिए, हमारे खिलाफ तो उन्होंने वो दर्ज करा दिया है केस, ठीक है, हमें कोई लेने की जरूरत नहीं, हम तो जनता की अदालत में जाते हैं। एजिटेशन किया, 3 दिन धरना दिया, उसका रिजल्ट नहीं निकला ना? एक दिन धरना, 24 घंटे धरना दिया, बस एक ही दिन धरना। उसका रिजल्ट यही है कि जागरूकता आई है, प्लानिंग बनी है और आगे वो प्लानिंग एक सकारात्मक रूप में जाएगी। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी के तत्वाधान में मिनी स्वैच्छिक रक्तदान शिविर ग्राम बड़ू जिला नागौर के महेश्वरी भवन प्रांगण में सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक संपन्न हुआ। इस शिविर में 62 रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। कैंप का उद्घाटन सुरेश माली सरपंच ग्राम बड़ू द्वारा किया गया। ईश्वर पारवानी ने बताया कि इस कैंप में गेड़ा, कला, धीरा, जसर, डूडियों की धानी, रबड़िया, मनाना और बड़ू के रक्तदाताओं के द्वारा रक्तदान किया गया। रक्तदान शिविर में सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के सरकारी नियमों की सख्ती से पालना कराई गई। सोसाइटी को रक्तदान से प्राप्त रक्त का उपयोग 226 रजिस्टर्ड थैलेसीमिक बच्चों के निरंतर रक्त संचरण हेतु किया गया। इस मिनी ब्लड डोनेशन कैंप में डॉक्टर रोहित सिंह, टेक्नीशियन नंदकिशोर, ईश्वर लाल मीणा, सिस्टर आरती नागराज, कुलदीप विकास, महेंद्र शर्मा, ओम प्रकाश सैनी, नौरतमल, बहरुराम सहित अस्पताल का सहयोग रहा। पारवानी के अनुसार अजमेर में क्षेत्रवार स्वैच्छिक रक्तदाताओं से रक्तदान करवाया जाएगा ताकि ब्लड की कमी को पूरा किया जा सके। अजमेर रीजन थैलेसीमिया वेलफेयर सोसाइटी तत्वाधान में आज मिनी ब्लड डोनेशन कैंप बड़ू मकराना में लगाया गया है। इस कैंप का उद्देश्य वही है कि थैलेसीमिया जो 227 बच्चे इस सोसाइटी के अंदर रजिस्टर्ड है, अजमेर रीजन थैलेसीमिया सोसाइटी के अंतर्गत, उनको निरंतर रक्त संचरण के लिए रक्त उपलब्ध हो सके, क्योंकि वर्तमान में जेएलएन ब्लड बैंक में कई ग्रुप नहीं है, जैसे बी पॉजिटिव नहीं है, ओ पॉजिटिव कमी हो रही है, ओ नेगेटिव कमी हो रही है। उस कमी को पूर्ति करने के लिए ये कैंप लगाया गया। ये कैंप 57वां कैंप है, 57 कैंप जो है नंबर कैंप आज लगाया जा रहा है और अन्य तहसीलों में भी ब्लड डोनेशन कैंप का जो है इस प्रकार आयोजन किया जाएगा ताकि अधिक से ब्लड इकट्ठा करके और जो जरूरतमंद है, जो हमारे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चे हैं, उनको रक्त उपलब्ध किया जा सके। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए स्वामी टीवी।